फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन, उसके काजेज और उस मोशन के लिए इफेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की काजेज, उसकी मोशन, मोशन के काजेज और उसकी इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आगे मेरे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे डिटेल नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन जो चार हैं उनको आपने याद रखने हैं, आपके सामने लिखी हुई है। आगे है एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। एप्लीकेशन इक्वेशन ऑफ मोशन यानी इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पे यूज होती है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आर यूजफुल ओनली फॉर लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यूज होती है और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज होती है। When the object moves along a straight line, the direction of motion does not change. जबकि object एक straight line motion में straight line move कर रहा होता है तो उसकी जो direction of motion है वो change नहीं होती। In this cases, all the vectors can be manipulated like scalars. तो इस केस में क्या होगा, तमाम के तमाम vectors को हम as a scalar डील करेंगे। In such problems, the direction of initial velocity is taken as positive. इन प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। और नेगेटिव साइन कब आएगा, जब डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी, यानी जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इनिशियल वेलोसिटी की, तब हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इनके एप्लीकेशन थी, ये आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है इसको। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन का हमने कल पढ़ा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, यानी ग्रेविटी की वजह से जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, यानी हवा की गैर मौजूदगी में, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ मूव टुवर्ड द अर्थ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो तमाम जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ की तरफ मूव करेंगे, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। जब हम क्या कहेंगे, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ नहीं आएंगे। वो वाली एक्सेलरेशन क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाती है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम देखेंगे। ठीक है, तीन लॉज हैं। न्यूटन लॉज आर एम्पिरिकल लॉज। ये एम्पिरिकल लॉज का क्या मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड लॉज हैं। ठीक है, यूज्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, दे वर क्लियरली स्टेटेड फॉर द फर्स्ट बाय सर आइजैक न्यूटन। ये कहां सबसे पहले किसने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे अपनी किताब में, जिसका नाम क्या था, प्रिंसिपा था। किताब जिसका नाम क्या था, प्रिंसिपा था। 1687 में उसने ये लॉज दिए थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर, यानी डिस्टेंस, जिस तरह से हमने पीछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आता है वो एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो डिस्टेंस जो कवर हुआ उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो होगी 1/2 v क्रॉस t, यानी हम जो वेलोसिटी होगी उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे फिर वही स्टेटमेंट लिख भी दिया गया, बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका सेकंड नेम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दिया जाता है। तो हमें ये क्या कहता है, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। को बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट पे रहेगी, अनलेस एंड आउटसाइड फोर्स एब्सोल्यूट, जब तक कोई बाहर से हम फोर्स उस पे नहीं लगाएंगे। एंड अ बॉडी इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी विल रिमेन इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय आउटसाइड फोर्स। अगर तो बॉडी रेस्ट में है तो अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, अगर तो बॉडी मूव कर रही है तो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। कब तक रखेगी, जब तक हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उस पे नहीं लगाते। ये हमें क्या बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है। अब इसकी जो मेन स्टेटमेंट है वो क्या है, कि मास ऑफ द बॉडी इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी बॉडी का जो मास है वो उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, किसकी, उसकी इनर्शिया की। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम दिया गया। तो यहाँ पे इनर्शिया की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसको देखते हैं, वो क्या है कि इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी की वो वाली ताकत है, वो खसूसियत है जो बॉडी को या तो रेस्ट में रखती है या उसको एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव करवाती है। ठीक है, उसकी रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन, जो यूनिफॉर्म मोशन की जो पोजीशन है किसी भी बॉडी की, उसको मेंटेन रखती है। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो बॉडी की इन दो पोजीशंस को मेंटेन रखती है उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। The more inertia, the stronger is the tendency in the presence of a force. जितना ज़्यादा inertia होगा उतनी ज़्यादा ही टेंडेंसी होगी इसकी फोर्स की, यानी जितना ज़्यादा मास होगा, inertia होगा किसी बॉडी का, उतना ही उसको हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जितना हासिल फोर्स होगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ की एक